हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में चैप्टर 7 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन विद आंसर। वीडियो शुरू करते हैं चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 का एक क्वेश्चन है, प्रकृति की अवस्था और प्राकृतिक अधिकारों पर लॉक के दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। प्रकृति की अवस्था और प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून लॉक के नैतिक और राजनीतिक सिद्धांत का ज़रूरी हिस्सा है। ये उसकी प्रकृति की अवस्था यानी नेचर की कंडीशन और सार्वजनिक समाज की संकल्पना के केंद्र में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति की अवस्था राज्य के सभी संविदा सिद्धांतों का अस्थायी खजाना है। इसे राजनीतिक समाज की स्थापना से पहले की अवस्था समझा जाता है। लॉक के मत में ये पूर्व राजनीतिक अवस्था तो है, लेकिन पूर्व सामाजिक अवस्था नहीं, क्योंकि मनुष्य अनिवार्यता और स्वभाव से सामाजिक है। प्रकृति की अवस्था किसी भी रूप में सबके साथ युद्ध न होकर शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग और आत्म संरक्षण की अवस्था है, जिसके पास शासन के लिए प्रकृति का कानून है। ये कानून हर व्यक्ति पर अनुग्रह करने वाला है और तर्क वो कानून है जो पूरे मानव समाज को शिक्षित करता है, जिसे इसका परामर्श लेना पड़ता है कि समाज में सब समान है और स्वतंत्र है। किसी को एक दूसरे की जिंदगी, स्वास्थ्य, आज़ादी और स्वामित्व यानी वो अवस्था जिसमें कोई किसी चीज़ का स्वामी या मालिक होता है, उसको खतरा पहुंचाने का हक नहीं है, क्योंकि इंसान मनुष्य उस एक सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल और बेहद बुद्धिमान कर्ता की कारीगरी है। सब उस एक संप्रभुता संपन्न स्वामी के नौकर है जो उसके ऑर्डर से और उसके काम के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। वे उसकी प्रॉपर्टी, संपत्ति है। वे जिसकी कारीगरी है उसके मुताबिक तब तक यहाँ रहते हैं जब तक उसकी नहीं, उस कायनात को बनाने वाले सर्वशक्तिमान की खुशी होती है। उसकी कृपा से सबको एक जैसी सुविधाएं हासिल है और एक प्रकृति के समुदाय का सब मिलकर उपयोग करें। हम में से कोई किसी के अधीन नहीं है। ऐसा नहीं है, समझना चाहिए कि किसी को एक दूसरे को मारने का अधिकार है या हम अपने खुद के फ़ायदे के लिए एक दूसरे का उपयोग कर सकते हैं, और जो निम्न कोटि के प्राणी हैं वे हमारे उपयोग के लिए हैं। प्रकृति की अवस्था में मनुष्यों को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। ये अधिकार अहस्तांतरणीय हैं, यानी इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और दूसरी सबसे अच्छी बात, इसका उल्लंघन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचर के कानून से पैदा हुए हैं और ये ईश्वरीय तर्क है। हर इंसान इस फैक्ट के साथ बंधा हुआ है। वो न केवल आत्म संरक्षण करता है, बल्कि उसे तब तक इंसानियत का बचाव भी करना होता है जब तक कि उसके अपने बचाव का उससे टकराव ना होता है। इसके अलावा मनुष्य मात्र समान है, आज़ाद है, और कोई भी ऐसा सामान्य स्वीकृत उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं है जिसके आदेशों का पालन करना उसके लिए ज़रूरी हो। हर इंसान को अपने कामों का खुद फैसला लेना होता है। हालांकि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है, लेकिन ये स्वच्छंदता की स्थिति भी नहीं। किसी भी व्यक्ति को ये हक नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करे या किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी को ख़तरे में डाले, सिर्फ उस प्रयोजन को छोड़कर जहाँ खुद की हिफाजत के बजाय जीवन से कोई दूसरा महान कार्य साबित होता हो। क्योंकि प्रकृति की अवस्था में कोई ऐसा सर्वमान्य न्यायाधीश नहीं है जो नेचर के रूल तोड़ने वाले को सज़ा दे सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने कामों का खुद निर्णायक है और उसके पास प्रकृति के कानून का उल्लंघन करने वाले को सज़ा देने की कार्यकारी शक्ति भी है। ये उल्लंघन खुद उसके खिलाफ या सामान्य रूप से मानव मात्र के खिलाफ हो सकता है, लेकिन जब मनुष्य खुद अपने बारे में निर्णायक होते हैं तो निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति की अवस्था में कुछ और परेशानियां भी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ कोई पूर्व निर्धारित यानी पहले से तय या ज्ञात कानून नहीं है जिसे सही या गलत के लिए मानक कहा जाए। दूसरे शब्दों में प्रकृति की अवस्था में 3 कमियां या परेशानियां हैं। वो ये है कि कानून की घोषणा करने के विधायी अधिकार का अभाव, कानून के उल्लंघन के मामलों का फैसला करने के लिए निष्पक्ष निर्णायक का अभाव और कानून के अवैयक्तिक निष्पादन की कमी। इस तरह हम देखते हैं कि प्रकृति की अवस्था, जबकि ये न तो जंग के हालात हैं और न कोई काव्यात्मक हालात हैं, और इसलिए निष्पक्ष जल्दी या देर से उसे प्रकृति की अवस्था को कानून की जगह लेना ही होगा। मानव की प्रकृति में स्वार्थपरक प्रवृत्तियों की वजह से संघर्ष और अनिश्चितता का होना लाजमी है। प्रकृति की अवस्था को हमेशा युद्ध की स्थिति में बदलाव होने का खतरा बना रहता है।
जहाँ पर हर व्यक्ति अपने मामले का खुद निर्णायक होता है और एकमात्र उसी के पास दंड देने का अधिकार रहता है, तो वहाँ इससे शांति को खतरा होना स्वाभाविक है। हालांकि कभी कभी लॉक ने अपनी प्रकृति की अवस्था की संकल्पना के समर्थन में ऐतिहासिक साक्ष्य देने की कोशिश की है, लेकिन यह अनिवार्यतः उसके तर्क पर आधारित रचना है। लॉक के राजनीतिक दर्शन की एक दूसरी खास संकल्पना जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर प्राकृतिक अधिकार की है। इन प्राकृतिक अधिकारों का उद्भव प्राकृतिक कानून से होता है और इसके द्वारा ही ये सीमित होते हैं। कानून का मकसद आज़ादी को ख़त्म करना नहीं है या उस पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उसे संरक्षित करना है या बढ़ाना है, क्योंकि प्राणी जात की सभी अवस्थाओं में जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ आज़ादी भी नहीं होती है। मनुष्य की आज़ादी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम करने की आज़ादी उसके अपने तर्क पर डिपेंड होती है, जो उसे उस कानून के अंतर्गत हिदायत दे सकता है जिसके ज़रिए वह खुद को शासित करता है। संपत्ति पर हक यानी अधिकार का एक ज़रूरी परिणाम के रूप में ज़िंदगी के हक, ज़िंदगी का अधिकार, जीवन का अधिकार और आज़ादी से सीधा संबंध है। कहीं कहीं लॉक ने सभी प्राकृतिक अधिकारों को संपत्ति पर अधिकार में जोड़ दिया है, लेकिन संपत्ति ही उसके एकमात्र चिंता का विषय नहीं है। जीवन तथा स्वाधीनता और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य प्रकृति के वस्तुओं के साथ अपने काम को मिलाकर संपत्ति पैदा करता है। शुरू में सभी वस्तुएं साझा थी, लेकिन प्रकृति वस्तुओं के साथ अपने साझा स्वामित्व मनुष्य को जीवन के लिए ज़रूरी साधन मुहैया कराने के लिए पर्याप्त नहीं है और उसके ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। मनुष्य को नेचर के ज़रिए जो भी साधन दिए गए हैं, उन साधनों के साथ अपने श्रम को मिलाकर उन्हें और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला बनाकर इस्तेमाल करने लायक बनाना चाहिए। चूँकि मनुष्य अपने व्यक्तित्व, शरीर और अंगों का स्वामी है, इसलिए जिन चीज़ों के साथ वह अपनी मेहनत मिलाता है वो अधिकार उसकी संपत्ति हो जाती है। लॉक का इस बात में विश्वास नहीं है कि इंसान को संपत्ति का असीमित अधिकार है। संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में 3 खास सीमाएं हैं। इनमें पहली है श्रम सीमा। इसका मतलब उतनी संपत्ति से है जितनी सामान्य संसाधनों के साथ श्रम के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अधिग्रहित की जाती है। दूसरी जो सीमा है वो है पर्याप्त सीमा। इसमें मनुष्य को ऐसा आदेश है कि वह उतनी ही संपत्ति पर अधिकार रखे जितनी उसके लिए पर्याप्त है या ज़रूरी है और बाकी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ दे। तीसरी सीमा को विनाश, स्पॉयलेज सीमा कह सकते हैं। इसमें मनुष्य को उसी वस्तु को लेना चाहिए जिसका वह सदुपयोग कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के लिए कोई भी चीज़ ख़त्म करने या नष्ट करने या बिगाड़ने के लिए नहीं बनाई है। अगर कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा लेता है तो वह अपने पड़ोसी के हिस्से पर अधिकार करता है और ये प्रकृति के कानून के हिसाब से गलत है। लॉक के विचार बहुत ही ज़्यादा मध्ययुगीन और ईश्वरीय है, फिर भी उसने बिना किसी संकोच के उभरते हुए पूंजीवादी वर्ग का समर्थन किया। प्राकृतिक कानून लॉक के राजनीतिक सिद्धांत का ज़रूरी हिस्सा है। लॉक ने यह भी कहा है कि इंसान मिजाज से सामाजिक है और इसलिए लॉक कहते हैं कि वह पूर्व राजनीतिक तो है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। प्रकृति की अवस्था शांति, सौहार्द, पारस्परिक सहायता और आत्म संरक्षण की अवस्था है। इसमें प्रकृति का कानून है जो शासन के लिए ईश्वर का तर्क है। लॉक की एक दूसरी खास संकल्पना जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर प्राकृतिक आधार की है, जो प्राकृतिक कानून से उत्पन्न होती है और इसी के द्वारा सीमित भी होती है। मनुष्य को विनियोजन का असीम हक भी नहीं है। उसने कहा है कि मनुष्य चूँकि स्वभाव से स्वतंत्र, समान और स्वाश्रित है, इसलिए अपनी सहमति यानी खुद की मर्जी के बगैर उससे कोई भी किसी दूसरे की राजनीतिक शक्ति के अधीन नहीं कर सकता। इस तरह ये कह सकते हैं कि एक नागरिक समाज बनाने के लिए आम सहमति की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद प्राकृतिक कानून को लागू करने के लिए सरकार या विधानमंडल की स्थापना की जाती है। ये प्राधिकरण या विधायिका सर्वोच्च सत्ता है। इसके जनता की 2 शक्तियाँ होती है, कार्यकारी जिसमें न्यायपालिका भी शामिल है और संघीय शक्ति जिसका संबंध विदेशी मामलों से होता है। कार्यकारी शक्ति कार्यपालिका, विधानसभा, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लॉक का कहना है कि विधानसभा के प्राधिकार के पीछे अंतिम प्रभुसत्ता जनता की है, जिसे बाद में लोकप्रिय संप्रभुता कहा गया। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।